नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। 7 जुलाई 2021। आप सवेरे उठते हैं और सबसे पहली खबर जो आप तक पहुंचती वो है हिंदी फिल्मों की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले श्री दिलीप कुमार साहब का दुखद निधन। आप सोचते हैं इंटरनेट पर खबर आई है और ये खबर झूठ हो सकती है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कोई कहेगा कि नहीं, किसी ने अफवाह उड़ा दी थी। लेकिन जब हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अब दिलीप कुमार साहब नहीं रहे, तो आपका दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है कोई अपना हमें छोड़कर चला गया है। और उस अपनेपन की एक बहुत खास वजह होती है कि दिलीप कुमार साहब सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक्टिंग के इतने बड़े स्कूल थे, या यूं कहें कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी के समान थे, जहां से पढ़कर या जिनको फॉलो कर करके बहुत सारे एक्टर्स अपनी जिंदगी में नाम कमा गए। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन का अगर एक वक्तव्य मुझे याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा था कि मैं चाहे जितना बड़ा अभिनेता बन जाऊं, अगर मैं दिलीप कुमार साहब के बाएं हाथ जितना भी अभिनय कर लूं तो शायद जिंदगी में कुछ बन जाऊंगा। दिलीप कुमार साहब का असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। वो 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुए थे। एशिया के सबसे पुराने शहरों में पेशावर का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है और यहीं से निकला था हिंदुस्तान का सबसे पहले जाना माना सबसे बड़ा एक्टर दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब के पिता जो हैं वो एक फ्रूट मर्चेंट थे, उनकी माताजी हाउसवाइफ थी, उनके कुछ 10-12 भाई बहन थे और दिलीप कुमार साहब का जन्म बड़ी ही रचनात्मक परिस्थितियों में हुआ था। जिस दिन वो पैदा होने वाले थे बहुत ठंड थी उस रात को, दिसंबर का महीना था, तो वैसे ही पेशावर में बहुत ठंड होती है। उनके पिता घर से बाहर गए हुए थे, रात का वक्त था। उनके घर से थोड़ी दूर पर एक मोहल्ला था जो सुनारों का मोहल्ला था और वहां पर दुकानों में लग गई थी आग। उनके पिता चूंकि थोड़े जानी मानी हस्ती थे तो वो तुरंत उस आग को बुझाने के लिए अपने मित्रों के साथ वहां पहुंचे थे। घर पे कोई नहीं था। उनके चाचा उमर घर पर रखे गए थे कि घर में महिलाएं अकेली हैं, तुम घर पर रहो। रात को उनकी माता को प्रसव पीड़ा हुई, यानी जिसे हम लेबर पेन कहते हैं। चाचा भाग कर दाई को लेके आए और फिर ऐसी दरमियानी रात 11 बजे के आसपास दिलीप कुमार साहब का जन्म हुआ। कड़कड़ाती ठंड और थोड़ी दूर पर लगी हुई आग, यानी प्रकृति का जलजला था उस दिन। कुछ दिनों बाद जब दिलीप कुमार साहब बड़े हुए तो एक फ़कीर उनके घर पे आया करता था खाना मांगने के लिए। उस फ़कीर ने दिलीप कुमार साहब की माँ से कहा कि आप इसे मेरे सामने लाइए। डरते डरते दिलीप कुमार की माँ उस फ़कीर के सामने गई और बेटे को उनके आगे रखा। फ़कीर ने थोड़ी देर उनके चेहरे को देखा और दादी से कहा दिलीप कुमार साहब की कि इसको बुरी नज़र से बचा के रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम करेगा और ऐसे कारनामे करेगा जो शायद दुनिया में कोई और नहीं कर पाएगा। बात सुन के माँ डर गई, माँ से ज़्यादा दादी डर गई। उन्होंने अपने आंचल में दिलीप कुमार को छुपा लिया। तब फ़कीर ने एक बात और कही कि इसका चेहरा इतना खूबसूरत रहेगा, जब वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो इसका चेहरा इतना खूबसूरत रहेगा कि लोग इसे देखने के लिए आहें भरा करेंगे। आप सिर्फ इतना कीजिए कि काला टीका लगा दिया कीजिए, नहीं तो इसे नज़र लग जाएगी। बात इतनी सी थी, लेकिन दादी को दिल में घर कर गई। दादी ने अपने आंचल में दिलीप कुमार को छुपाया। जब दिलीप स्कूल जाने लगे तो उनका सिर मुंडवा दिया गया ताकि लोग उन्हें बेढंगा समझे, थोड़ा बदसूरत समझे, और माथे पर वो थोड़ी सी राख मल के उन्हें भेजती थी ताकि लोग उनसे नफरत करें। दिलीप कुमार साहब को जिन लोगों ने देखा है, पास से देखा है, फिल्मों के पर्दे पर देखा है, वो ये कह सकते हैं कि उनसे खूबसूरत एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई रहा हो। गोरा चिट्टा पठान का रंग था एकदम उनका, गुलाबी गुलाबी गाल। स्कूल में लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, ये गंजा आ गया, जैसा कि अक्सर होता है स्कूलों में। फिर एक दिन की बात है कि 1930 के दशक की बात है, जब उनके पिताजी के बिजनेस में थोड़ा घाटा हुआ। उन्होंने सोचा कि यहाँ से अपना व्यापार उठा के कहीं और जाया जाए। अक्सर वो फलों के व्यापार के सिलसिले में बम्बई जाया करते थे, तो उन्होंने सोचा कि पूरी फैमिली को बम्बई ले जाया जाए। ढेर सारे बच्चे, ट्रेन में पहली बार सफ़र, वो भी 3 दिन का सफ़र होता था उन दिनों, पेशावर से बम्बई का। फ्रंटियर मेल चला करती थी।
कूदते फांदते जैसे तैसे अलग अलग स्टेशन पर गाड़ी रुकती हुई वो बम्बई पहुँचे। बम्बई में उन दिनों कोलाबा में स्टेशन हुआ करता था। कोलाबा स्टेशन पर उतरे, एक तांगा किया हुआ था, तांगे में सब बच्चे और सामान रखा गया और फिर वो अपने घर की तरफ चल पड़े। उस घर का नाम था अब्दुल्ला मंजिल, जो कि क्रॉफर्ड मार्केट के पास में है। बच्चों के लिए एक नया शहर, एक नया परिवेश और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने पहली बार देखी। एक चीज़ जो दिलीप कुमार साहब ने गौर की थी उस ट्रेन जर्नी में कि स्टेशंस पर लोग कहते थे हिंदू पानी हिंदू चाय, मुस्लिम पानी मुस्लिम चाय। उन्हें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या होता है हिंदू पानी और मुस्लिम पानी। हालांकि उनके माता पिता ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, इसलिए बात आई गई होगी। मुंबई में उन्हें अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में एडमिशन कराया गया और वहाँ उनके बाल नहीं काटे गए थे इस बार, तो दिलीप कुमार बहुत खुश थे। उनके बाल बहुत घने निकले और बालों की लटें अक्सर उनकी आंखों पर आया करती थी। स्कूल के दिनों में वो स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हुए, फुटबॉल खेलते थे और हॉकी खेलते थे। स्कूल में उन्हें उर्दू पढ़ाई गई, जहाँ उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है बहुत साफ़ हुआ। उनके माता पिता ने भी अपना सोशल सर्कल बढ़ाया और उनकी एक जान पहचान सोसाइटी में स्टैंडिंग जिसे कहते हैं वो हो गई, काम थोड़ा चलने लगा। दिलीप कुमार जब बड़े हुए तो उनके मित्र थे एक राज कपूर साहब, यानी एक्टर राज कपूर, वो मुंबई में रहते थे और वो मिलने लगे और साथ में फिर उन्होंने एक ही कॉलेज, खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया। राज कपूर एक लेडीज़ मैन थे, वो हमेशा लड़कियों से बड़े ही ईजीली बात कर लिया करते थे, डेट किया करते थे उन्हें। और दिलीप कुमार साहब इतने शर्मीले थे कि वो कभी किसी से बात भी नहीं कर पाते थे। राज कपूर उन्हें किसी लड़की से इंट्रोड्यूस भी करते थे तो लड़की बोलती रहती थी और दिलीप कुमार कुछ नहीं बोलते थे। और फिर एक पल ऐसा आता था कि लड़की गुस्से में राज कपूर को देखती थी और दिलीप कुमार को छोड़ के चली जाती थी। दिलीप कुमार थोड़े शर्मीले थे। इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि दिलीप जब बहुत छोटे थे अपनी माँ के पल्लू से चिपके चिपके घर में घुमा करते थे, आगे पीछे जाया करते थे। एक बार उनकी माँ को किसी ने कहा कि पड़ोस में कोई हादसा हो गया है। पठानों का मोहल्ला था, वहाँ पर लड़ाई झगड़े अक्सर मामूली बात थी। उनके घर से किसी और घर में उन्हें जाना था जहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई थी झगड़े में। दिलीप कुमार चुपके चुपके उनके पीछे चल पड़े और उस कमरे में पहुंच गए जहाँ पर वो 3 लाशें रखी हुई थी। पुलिस वालों ने तब एंट्री ली। गोरे पुलिस वाले हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स। उन्होंने काफ़ी कड़क तरीके से पूछताछ की। 2 लोग मामले की जांच कर रहे थे। उन्होंने कागज़ लिखना शुरू किए। दिलीप कुमार बड़ा मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते रहे। इस बीच जो कमोशन हो रहा था उसमें उनकी माँ कमरे से बाहर चली गई, दिलीप अकेले रह गए। दरवाज़ा बंद कर दिया गया और दिलीप कुमार उन 3 लाशों के साथ उस कमरे में अकेले फंस गए। वो डर गए। उनकी उम्र 4-5 साल रही होगी। वो रोने लगे। आंखों से आंसू बरस सकते थे लेकिन आवाज़ नहीं निकल सकती थी, क्योंकि वो पठान थे और उन्हें ऐसा कहा गया था कि पठान का बच्चा कभी रोता नहीं है। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगना शुरू की कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए, पर किसी को आना नहीं था। बड़ी देर के बाद वो पुलिस ऑफिसर वापस आया। उसने दरवाज़ा खोला और जब वो मुआयना कर रहा था तब उसकी नज़र दिलीप कुमार पर पड़ी। उस ऑफिसर ने सभी लोगों को बुलाकर ज़बरदस्त डांट लगाई कि ये छोटा बच्चा इस कमरे में क्या कर रहा है। दिलीप कुमार से पूछा गया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टूटे फूटे अंदाज में दिलीप कुमार ने कहा कि वो मम्मी के पीछे पीछे आए थे और वो यहीं छूट गए। तो खैर ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उन्होंने कहा कि जाइए, अब आप यहाँ से निकल जाइए। दिलीप कुमार सर पर दौड़ लगाते हुए घर की तरफ गए। घर वाले चिंतित थे। उन्होंने देखा और वो समझ गए कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और दिलीप ने भी अपनी ज़िंदगी में इस मामले का जिक्र अपनी ज़िंदगी में किसी से नहीं किया कि वो 3 लाशों के साथ एक कमरे में कई घंटों तक अकेले रहे थे। ये एक बात उनके मन में कहीं घर कर गई थी और इसी वजह से दिलीप कुमार थोड़े से शर्मीली पर्सनालिटी के बन गए थे, थोड़े इंट्रोवर्ट हो गए थे। एक बार का किस्सा है, दिलीप कुमार के फादर चूंकि फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे तो दिलीप कुमार ने कोई बात कही कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। इस बात पर बाप बेटे में थोड़ा विवाद हुआ और दिलीप कुमार अपनी सारी जमा पूंजी, उनको जो पॉकेट मनी मिलती थी, आई थिंक उस वक्त कुल जमा उनके पास 40 रुपए थे, वो लेकर घर छोड़कर चले गए। पहली बार जिंदगी में लोकल ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में उन्होंने सफ़र किया। बम्बई छोड़ के वो पूना आ गए। पूना में एक रेस्टोरेंट में, ईरानी रेस्टोरेंट था, वहाँ उन्होंने खारी जो होती है, टोस्ट जिसे कहते हैं, टोस्ट और चाय मंगाई और ये सोचने लगे कि अब मैं आगे क्या करूँगा। रेस्टोरेंट के मालिक से बात की और कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें एक और
कैफ़े, एंग्लो इंडियन कपल के कैफ़े पर भेज दिया। दिलीप साहब वहाँ पहुँचे, बड़ी देर तक उस कपल को आपस में झगड़ते हुए देखते रहे और फिर बड़ी ही पॉलिश्ड अंग्रेज़ी में उन्होंने उस कपल से बात की। कपल काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास तो नौकरी नहीं है, लेकिन यहाँ एक आर्मी कैंटीन है जहाँ आपको शायद काम मिल जाएगा। और उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं बम्बई से आ रहा हूँ, फ्रंटियर मेल से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप चेहरे से देख के लगता है कि आप पेशावर से हैं। दिलीप कुमार थोड़ा घबरा गए, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे उस वक्त, लेकिन कहा कि हाँ पेशावर से हूँ। तो उन्होंने कहा कि आर्मी कैंटीन जो है वो पेशावर की एक सज्जन है, वो चलाते हैं, आपकी बात हम करवा देते हैं। रात को एक होटल में जाकर दिलीप साहब रोए और पहली बार घर से दूर अकेले एक कमरे में रहे। जैसे तैसे नींद आई, सवेरे हुई, वो तुरंत अपने साजो सामान के साथ कैफ़े पहुंच गए, जहां उस आर्मी कैंटीन के मैनेजर जो थे पेशावर के खान साहब, उनको बुलाया गया। उन्होंने कुछ टूटी फूटी अंग्रेज़ी में दिलीप से बातें की। दिलीप साहब ने भी टूटी फूटे अंदाज में उनकी बातों को सुनते हुए एक पॉश अंग्रेज़ी में उन्हें जवाब दिया, एक एप्लीकेशन लिखी अंग्रेज़ी में, और फिर उन्हें वो नौकरी मिल गई। नौकरी का नाम तो था कि वो असिस्टेंट हैं, लेकिन वो काम सारा मैनेजर का करते थे। उस आर्मी कैंटीन में सब्ज़ी लाने से लेकर और खाना बनवाने तक और हिसाब रखने तक और रजिस्टर में एंट्री करने तक, गेस्ट को वेलकम करने तक, सारी चीज़ें उन्होंने की। अब उन्हें एक बार मौका लगा कि वो गेस्ट के लिए सैंडविच बनाए। उन्होंने जो सैंडविच बनाए वो बहुत पसंद किए गए, बहुत पॉपुलर हो गए वो सैंडविच। तो दिलीप साहब ने मौके का फ़ायदा उठाया और कहा कि मैं अपना एक स्टॉल लगा लेता हूँ यहाँ पर। और दिलीप कुमार के सैंडविच जो हैं वो अलग तरीके से बिकने लगे। वो लेमनेड और सैंडविच बेचा करते थे और इस तरह से कैंटीन की नौकरी के अलावा कुछ पैसे कमाया करते थे। धीरे धीरे वो 5,000 रुपये तक उन्होंने जमा कर लिए और वो ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी कैंटीन का जो कॉन्ट्रैक्ट खान साहब के पास था वो ख़त्म हो गया और दिलीप साहब की नौकरी भी ख़त्म हो गई। दिलीप साहब घर वापस आना चाहते थे। वो घर आए और टेलीग्राम के ज़रिए उन्होंने घर पे इत्तला की। वो घर आए और अपनी माँ के हाथ में उन्होंने वो 5,000 रुपये रख दिए, जो कि घबरा गई। उन्होंने इतने रकम बेटे से एक्सपेक्ट नहीं की थी। फिर उन्होंने कुरान की कसमें खिलाई और दिलीप साहब से कहा गया कि आप कहिए कि आपने ये पैसा ईमानदारी से कमाया है। जब तक दिलीप साहब ने कुरान पे हाथ रख के कसम नहीं खाई, तब तक उन पैसों को हाथ नहीं लगाया गया। शाम को उनके पिताजी जब घर आए तो ईद के दिन थे, तो बड़ी जो इफ्तार होती है, इफ्तार में बाप बेटे दोनों साथ में बैठे और मामला कुछ ऐसा रहा कि ना पिताजी ने कुछ कहा, ना बेटे ने कोई एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझा और दोनों के बीच में बड़ी मज़े की इफ्तारी रही। अगले दिन से ज़िंदगी नॉर्मल हो गई। न कभी दिलीप साहब ने इस किस्से का जिक्र अपने पिता से किया कि उन्होंने क्या किया इतने दिनों तक, न उनके पिता ने उनसे पूछा। बड़ी अजीब प्रेम कहानी थी बाप बेटे की। खैर, जिंदगी वापस ढर्रे पे चलने लगी। वो काम ढूंढने लगे, नौकरियां ढूंढने लगे दिलीप साहब, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी और उन्होंने कुछ बिजनेस करने का सोचा। इसी चक्कर में एक बार वो चर्च गेट स्टेशन पर खड़े थे। चर्च गेट पर उन्हें डॉक्टर मसानी नज़र आए। डॉक्टर मसानी एक साइकेट्रिस्ट थे। वो एक बार उनके कॉलेज में लेक्चर लेने के लिए आए थे। दिलीप साहब ने 1 साल खालसा कॉलेज छोड़कर विल्सन कॉलेज में पढ़ाई की थी, तो डॉक्टर मसानी वहाँ लेक्चर लेने आए थे। डॉक्टर मसानी उनके फादर के परिचित भी थे, तो इसलिए दिलीप साहब ने उन्हें जाकर आदाब किया। बातचीत हुई। दोनों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो अभी यहाँ पर? तो बोले कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ और चूँकि नौकरी मिल नहीं रही है तो मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस कर लूँ। डॉक्टर मसानी ने कहा कि मैं माटुंगा जा रहा हूँ, बॉम्बे टॉकीज़ के ऑफिस में। वहाँ उनके मालिक से मेरी मुलाकात है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल पड़ो, देखते हैं वहाँ कुछ काम तुम्हारे लिए मिल जाएगा, पढ़े लिखे आदमी हो तुम। दिलीप साहब थोड़ा पशुपेश में थे क्योंकि उनका टिकट दादर तक का था और उन्हें थोड़ा और आगे माटुंगा तक जाना था। डॉक्टर मसानी ने उनकी प्रॉब्लम समझी और टीटी से कह दिया कि भाई ये माटुंगा तक जाएंगे मेरे साथ, इनका टिकट आगे का माफ़ कर दीजिए। इस तरह वो माटुंगा पहुँचे। माटुंगा में उन्होंने टैक्सी की। वहाँ से निकलकर बॉम्बे टॉकीज़ के ऑफिस गए, जहाँ बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन देविका रानी डॉक्टर मसानी का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर मसानी से उनकी मुलाकात हुई। दिलीप साहब साथ में थे। वो बड़ी देर तक उन्हें देखती रहीं। दिलीप कुमार साहब कन्वेंशनली बड़े ही गुड लुकिंग आदमी थे और देविका रानी पूरी मीटिंग के दौरान उन्हें अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से देखती रहीं। उनके बात करने के अंदाज को समझती रहीं। उनको उनकी डायलॉग डिलीवरी पर शायद उनका कोई ध्यान था। फिर जब मीटिंग ख़त्म होने वाली थी तो देविका रानी ने उनसे कहा कि तुम बॉम्बे टॉकीज़ में काम करना चाहोगे? हम तुम्हें 1,250 रुपये महीने की तनख्वाह देंगे।
दिलीप साहब एकदम क्लीन बोल्ड, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी कोई बात होगी यहाँ पर। तो उन्होंने डॉक्टर मसानी की तरफ देखा। डॉक्टर मसानी ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, डिसीजन आपका है। दिलीप साहब ने कहा ठीक है, मैं सोच के जवाब देता हूँ। तो देविका रानी ने पूछा कि इसमें सोचने की क्या बात है? बोले मुझे एक्टिंग आती नहीं है और मैं जानता नहीं एक्टिंग कैसे करते हैं। तो देविका रानी ने उनसे कहा कि आपको जो फ्रूट बिजनेस है आपके फादर का, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? तो बोले नहीं, जानकारी तो नहीं, लेकिन मैं उनके साथ रह के सीख रहा हूँ। तो देविका रानी का बड़ा मज़ेदार जवाब था, जब वो सीख जाओगे तो एक्टिंग भी सीख ही जाओगे, सोचने की क्या बात है। खैर बात ख़त्म हुई और दोनों अपने अपने रास्ते निकले। दिलीप साहब अपने घर दादर उतर गए और वहाँ अपने भाई जो हैं अयूब साहब, उनसे जाकर ये बात कही कि मुझे 1250 रुपये की तनख्वाह मिल रही है, क्या करूँ? उनके भाई हंसते रहे बहुत देर तक और बोले कि अरे तुम फालतू की बातें करते हो, 1250 रुपये महीने की तनख्वाह किसी को मिलती है? जो तुम्हारा दोस्त है राज कपूर, उसकी तनख्वाह 170 रुपया है और उसके फादर तो कितना बड़ा थिएटर ग्रुप चलाते हैं, हमारी तो कोई जान पहचान भी नहीं है एक्टिंग के फील्ड में। खैर बड़ा कन्फ्यूजन रहा। अगले दिन दिलीप साहब उठे और चर्च गेट फिर चले गए डॉक्टर मसानी से मिलने। डॉक्टर मसानी ने उनके सामने देविका रानी जी को फ़ोन किया। देविका रानी जी ने कन्फर्म किया कि उन्हें 1250 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी। तब दिलीप कुमार ने थोड़ी चैन की सांस ली और फिर अगले दिन वो डॉक्टर मसानी के साथ देविका रानी जी के ऑफिस पहुँचे। देविका रानी जी ने उन्हें वेलकम किया, चाय वाय पिलाई गई। उनके असिस्टेंट थे मिस्टर अय्यर, उन्होंने दिलीप कुमार से बात की और उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 1250 रुपये महीने की तनख्वाह पर दिलीप साहब ने काम करना शुरू किया। अब इस पूरी प्रोसेस में मज़ेदार किस्सा यह था कि जो इनके फादर थे दिलीप साहब के, वो और दीवान बसेसर नाथ पेशावर के दोस्त थे। दीवान बसेसर नाथ के बेटे थे पृथ्वीराज कपूर, जो कि एक्टर बनने के लिए बम्बई आ चुके थे और ये बात उन्हें पेशावर के दिनों से पता थी। तो जो दिलीप साहब के फादर थे वो हमेशा बसेसर नाथ का मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारा लड़का जो है वो तो नचनिया हो गया है, फिल्मी नचनिया। और बसेसर नाथ कुछ कह नहीं पाते थे। लेकिन मेरे ख्याल से दिलीप साहब के फादर जो हैं, जिन्हें आगा जी कहा जाता है, आगा जी को भी ये आइडिया नहीं था कि उनका बेटा भी इसी लाइन में आगे जाने वाला है। तो ये बात माताजी और पिताजी को पता न चल जाए, इसलिए ये बात पहले कुछ महीनों तक छुपा के रखी गई। दिलीप साहब ने स्टूडियो जाना शुरू किया। वो रोज़ माटुंगा जाते, स्टूडियो पहुंचते, वहाँ पर वो लोगों के एक्टिंग करते हुए देखते। और ऐसे में एक दिन उनकी मुलाकात कराई गई एक बड़े ही ज़हीन से आदमी से, जिसने बड़ी गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया। बड़े खूबसूरत बालों वाला और खूबसूरत चेहरे वाला एक नौजवान था, उससे बात कराई गई। और दिलीप कुमार को चेहरा बड़ा जाना पहचाना लग रहा था। उन्होंने बड़ी कोशिश की, तब उन्हें याद आया कि इस शख्स के उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर देखे हैं कई जगहों पर। और फिर उनको नाम याद आ गया। उस शख्स का नाम था अशोक कुमार। अशोक कुमार साहब उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे। उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, किस्मत नाम की एक फिल्म थी, उसकी शूटिंग चल रही थी उन दिनों। अशोक कुमार को दिलीप कुमार साहब का बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि यार तुम बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। दिलीप कुमार शर्मिले थे, वो झेंप गए। लेकिन तब से अशोक कुमार ने उन्हें अपने अंडर में ले लिया और उन्हें सब जगह इंट्रोड्यूस कराने लगे, अपने साथ रखने लगे। और दिलीप कुमार साहब भी अशोक जी को अशोक भैया कह के पुकारने लगे। कई बार अशोक कुमार जब अपनी रिहर्सल करते तब दिलीप साहब उनके साथ होते। और एक बार अशोक कुमार साहब उन्हें अपने मेकअप रूम में ले जा रहे थे, तब एक और नौजवान उनसे आके टकराया। दिलीप कुमार और उस नौजवान ने एक दूसरे को देखा और दोनों शॉक हो गए। वो नौजवान राज कपूर थे, जो उस वक्त उस फिल्म में असिस्टेंट का काम कर रहे थे। हालांकि राज कपूर ने बताया नहीं कि वो दिलीप कुमार को जानते हैं, लेकिन देविका रानी समझ गई थी। उन्होंने राज कपूर से पूछा भी, तो राज कपूर ने कुछ हल्के फुल्के किस्से बता दिए कि हाँ हम कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं, जानते हैं एक दूसरे को, देखा है। पर दिलीप कुमार कितने शर्मीले हैं और लड़कियों से बात नहीं कर पाते, ये वाली बात उन्होंने ज़िंदगी भर छुपा के रखी थी। खैर शूटिंग देखते देखते दिलीप साहब एक्टिंग सीखने लगे। अशोक कुमार की जो फिल्म थी उसके डायरेक्टर जो थे ज्ञान मुखर्जी थे, और उस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे वो अशोक कुमार जी के जीजा थे शशिधर मुखर्जी साहब। शशिधर मुखर्जी को भी दिलीप साहब के साथ बात करने में बड़ा मज़ा आता, क्योंकि वो बहुत अच्छी उर्दू बोला करते थे। और एक बार कुछ ऐसी महफिल जमी कि शशिधर मुखर्जी, डायरेक्टर जो थे अशोक कुमार के ज्ञान मुखर्जी, वो अशोक कुमार और एक दो लोग बैठ के दिलीप साहब की पोइट्री सुन रहे थे उर्दू की। अशोक कुमार बड़ी देर तक सुनते रहे पोइट्री, और खड़े होकर उन्होंने दिलीप कुमार को गले लगा लिया और कहा कि कमाल की बात है, मैंने ऐसी पोइट्री आज तक कभी नहीं सुनी। कविताएं बहुत सुनी है, शायरी बहुत सुनी, लेकिन इस अंदाज में कभी नहीं सुनी है।
तब से उन दोनों के बीच में एक लाइफ टाइम बॉन्ड जिसे कहते हैं वो बन गया। शशधर मुखर्जी के गाइडेंस में दिलीप साहब ने थोड़ी थोड़ी एक्टिंग सीखना शुरू की। उन्होंने कहा कि दिलीप तुम बहुत फिल्में देखा करो, तो दिलीप साहब ने कई फिल्में देखना शुरू की। इस दौरान उनकी मुलाकात कराई गई अमीय चक्रवर्ती नाम के डायरेक्टर से। अमीय चक्रवर्ती के साथ दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा बनने वाली थी, और उस ज्वार भाटा की एक्टिंग की प्रिपरेशन के लिए दिलीप साहब और अमीय साहब मिलने लगे और उनकी बॉन्डिंग हुई। दोनों अच्छे से स्क्रिप्ट पर चर्चा करते, एक्टिंग के ऊपर बातें करते। दिलीप साहब के पास कोई अनुभव नहीं था, इसलिए बड़े सवाल पूछा करते थे। फिर एक दिन देविका रानी ने अशोक कुमार से बात की और दिलीप कुमार को बुलाया और कहा कि भाई अब काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से तुम तैयार हो चुके हो, फिल्म की शूटिंग की तैयारी करनी चाहिए। दिलीप साहब के दिमाग में कोई ख्याल आया नहीं, उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो एक दिन मुकर्रर किया गया कि आज शूटिंग की जाएगी। दिलीप साहब को पैंट शर्ट, एकदम सिंपल सी पैंट शर्ट दी गई। दिलीप साहब तैयार वैयार होकर पहुंच गए। फिल्म की हीरोइन थी देविका रानी खुद। देविका रानी को देखकर अच्छे अच्छे कलाकारों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन दिलीप साहब के मन में कोई प्रीवियस फीलिंग नहीं थी या कोई तरह बैगेज नहीं था उनके दिमाग में, इसलिए उन्होंने उस बात को खास नोटिस नहीं किया। लेकिन देविका रानी ने आते बराबर दिलीप कुमार को नोटिस किया और एक मेकअप मैन को बुलाकर उनकी जो आईब्रोज थी वो बड़ी घनी थी, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने पतला करवाया। दिलीप साहब थोड़ा भौंचक के रह गए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो एम्प्लॉय थे और हर महीने 1250 रुपये की सैलरी मिलती थी, जिससे उनके भाई बहन की स्कूल की फीस और घर का खर्चा निकलता था। तो शॉट जो था पहले दिन का वो ये था कि हीरोइन देविका रानी आत्महत्या करने जा रही हैं और हीरो दिलीप कुमार को दौड़ते हुए आना था और उन्हें उस आत्महत्या करने से रोकना था। एक स्पेशल जर्मन कैमरा उन दिनों चल रहा था, उसे मंगाया गया था कि एक वो मोशन कैप्चर बड़ा अच्छा करता था, तो जब दौड़ते हुए हीरो आएगा तो वो कैमरा उसके साथ साथ मूव करेगा और उसे पकड़ेगा। डायरेक्टर ने उन्हें समझाया, अमीय चक्रवर्ती जी ने, कि मैं पहले कहूँगा लाइट साउंड कैमरा और जब मैं एक्शन कहूँगा तब तुम भागना शुरू करना। तो दिलीप साहब ने कहा ठीक है, एक्शन कहना है तो मैं भागना शुरू करूँगा। जब जैसे ही अमीय चक्रवर्ती ने कहा कि तुम्हें यहाँ से यहाँ दौड़ना है और मैं एक्शन कहता हूँ, उन्होंने कहा एक्शन, और दिलीप कुमार ने सरपट दौड़ लगा दी। इतनी तेज दौड़ लगाई कि कैमरा में जो कैप्चर हुआ एक ब्लर मोशन थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। अमीय चक्रवर्ती ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने दिलीप कुमार को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि ये क्या किया तुमने। दिलीप कुमार साहब ने तब रिवील किया कि मैं कॉलेज में दौड़ता था और 200 मीटर की दौड़ का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो अमीय चक्रवर्ती ने कहा कि भैया ये फिल्म है, इतनी तेज दौड़ोगे तो कैमरा भी नहीं पकड़ेगा। खैर उस पहले दिन फिर यही शॉट एक जो था वो शूट किया गया। दौड़ते दौड़ते दिलीप साहब को हीरोइन को बचाना था और उन्होंने फिर धीमे धीमे दौड़ते हुए अपनी रफ्तार कम की और वो वहाँ पहुँचे। फिल्म की बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी यादें थी। दिलीप कुमार को कुछ चीज़ें याद रहीं, कुछ चीज़ें नहीं याद रहीं। बाद में जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो दिलीप साहब को वो फिल्म दिखाई गई और दिलीप कुमार साहब घर आके इतना परेशान हुए कि मैंने इतना ख़राब काम किया है, मुझे लगता नहीं कि आगे मुझे अगली बार कोई फिल्म में काम देगा, लेकिन चूंकि यही अब मेरा करियर है और मुझे 1250 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है, आई शुड बेटर स्टार्ट परफॉर्मिंग। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, शायद 2 गुना 3 गुना 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ से शुरू हुआ था दिलीप कुमार बनने का सफ़र। इसमें एक मज़ेदार किस्सा ये है कि फिल्म शुरू होने से पहले देविका रानी ने उन्हें कहा था कि आपका नाम यूसुफ जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम इसे दिलीप कुमार रख देते हैं, लोग इसे ज़्यादा पसंद करेंगे। वहाँ भी दिलीप साहब को कन्फ्यूजन था, तो उन्होंने शशधर मुखर्जी जी से बात की और कहा कि देविका जी कह रही हैं कि मेरा नाम दिलीप कुमार होगा। तो शशधर मुखर्जी ने कहा कि नहीं, उनकी बात ठीक है, दिलीप कुमार थोड़ा पॉपुलर जल्दी हो जाएगा, लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो तुम अपना नाम दिलीप कुमार रख लो। जब शशधर मुखर्जी ने कहा कि अपना नाम दिलीप कुमार रख लो, तब जाकर यूसुफ खान जो हैं वो दिलीप कुमार बनना उन्होंने तय किया। तो ये दिलीप कुमार की एक्टर दिलीप कुमार बनने की कहानी थी। एक्टर बनने के बाद उनकी ज़िंदगी में कई किस्से हुए, कई बातें हुई, कई फिल्में उन्होंने की जिसमें उनकी एक्टिंग को बड़ा सराहा गया। एक समय ऐसा था कि उनकी जो फिल्म की हीरोइंस हुआ करती थी वो उन्हें कभी नहीं मिलती थी। फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी होती थी कि वो सैड हीरो बन जाते थे। कभी हीरोइन को कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से वो जल्दी मर जाती है, कभी जो हीरोइन है वो उनके दोस्त के साथ चली जाती है, कभी कोई समाज का बंधन होता है जिसकी वजह से उनका रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाता है।
तो दिलीप कुमार जो है वो हमेशा फिल्मों में सैड भूमिका निभाने लगे, सैड हीरो हो गए। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा, और ये ट्रेजेडी किंग का जो ठप्पा था वो इन पर इतना भारी था कि ही वेंट इनटू डिप्रेशन। उन्हें करीब करीब 1 से 1.5 साल तक डॉक्टर की मदद से, दवाइयों की मदद से और फैमिली की मदद से इस डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करनी पड़ी, और तब उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो कुछ समय तक सैड फिल्में नहीं करेंगे। उन्होंने एक फिल्म साइन की, राम और श्याम, जो एक डबल रोल की फिल्म थी, और इस दौरान उनके सामने एक बड़ा विचित्र सा प्रस्ताव आया। उनकी एक परिचिता थी नसीमा बानो, जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है उनको, नसीम आपा को। नसीम आपा और दिलीप साहब के बीच में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी। दोनों पाकिस्तान से थे, उर्दू समझते थे और सोशली काफ़ी मिलते थे। दिलीप साहब का उनके घर आना जाना भी था। नसीम बानो की एक बेटी थी सायरा बानो, वो चाहती थी कि वो दिलीप कुमार के साथ काम करें, और दिलीप साहब जो है वो उसको हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे उम्र में 2 गुना हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और मैं इतना खाना खाता हूँ, तुम्हारी मेरी जोड़ी कभी नहीं जमेगी, तुम सिंगल पसली हो एकदम। सायरा बानो ने भी ज़िद पकड़ी हुई थी कि काम तो दिलीप कुमार साहब के साथ करना ही है, चाहे जो हो जाए। उन्होंने करीब करीब 1 दर्जन फिल्मों में प्रोड्यूसर के ऊपर प्रेशर डाल के कोशिश की कि वो दिलीप कुमार साहब को साइन करें, लेकिन दिलीप साहब हमेशा कहते थे बच्चियों के साथ मैं काम नहीं करता। ये कहानी चलती रही कुछ 10-12 फिल्मों तक। फिर राम और श्याम के टाइम पर एक रोल के लिए सायरा बानो ने भी ऑडिशन दिया, लेकिन दिलीप साहब के वीटो पावर की वजह से सायरा जी को वो काम नहीं मिला। और वो मेरे ख्याल से एक ऐसा मौका था जब सायरा जी नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि अब मैं कभी दिलीप कुमार साहब के साथ काम नहीं करूँगी। बाद में कुछ एक मौका पड़ा जब दिलीप साहब उनके घर गए, घर में कोई पार्टी थी, तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर सायरा जी साड़ी पहन के खड़ी हुई हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो वो देखते रह गए सायरा जी को। तब उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि सायरा बानो के बारे में, अपनी ज़िंदगी से जोड़ने के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। सायरा जी को भी तब तक उस पार्टी में एहसास होगा कि दिलीप साहब को उनमें दिलचस्पी है। अगले दिन दिलीप साहब ने उन्हें फ़ोन किया, फिर उनकी मुलाकातें होने लगी और फिर प्रेम कहानी कुछ उनकी आगे बढ़ी। सायरा जी एक बहुत ही यंग, वाइब्रेंट और वाइवेशियस लड़की थी, और उनके जो रोल भी होते थे वो बड़ी नकचढ़े, चुलबुली लड़कियों के रोल हुआ करते थे। दिलीप साहब के हमेशा बड़े सीरियस रोल हुआ करते थे। दोनों एकदम चॉक एंड चीज़ वाली कहानी थी। लेकिन जब से उनकी शादी हुई, सायरा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो दिलीप साहब की देखभाल में डिवोट कर दी। उन्हें पता था कि उन्होंने दिलीप कुमार से शादी की, जो उनसे उम्र में 22 साल बड़े हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी कंसिडरेबल गैप इन एज। पर उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। आज अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के किसी शख्स से बात करें या दिलीप साहब के चाहने वालों से बात करें, तो उनको लगता है, और उनका सभी का मानना है, कि सायरा जी ने जिस तरीके से दिलीप साहब की देखभाल की है, जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी को संवारा है, वो कमाल है। बहुत सारी दिलीप साहब की आदतें हैं। दिलीप साहब को गुस्सा भी आता था, दिलीप साहब को पतंग उड़ाने का शौक़ था, तो सायरा जी उनके लिए अलग अलग जगहों के मांझे लेके आती थी, पतंग मंगाती थी, और फिर संक्रांति के दिन वो लोग पतंग उड़ाया करते थे। एक फ़नी किस्सा ये है कि जब मनोज कुमार साहब, जो दिलीप साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको दिलीप साहब को क्रांति फिल्म में कास्ट करना था, तो वो संक्रांति के दिन ढेर सारी पतंगे लेकर दिलीप साहब के घर गए थे, और दोनों ने दिन भर बैठ के छत से पतंगे उड़ाई थी, और फिर शाम तक मनोज कुमार ने उनको कन्विंस कर लिया था क्रांति पिक्चर में काम करने के लिए। अब कितना सही है ये किस्सा, इस बारे में तो लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन मनोज कुमार ने संक्रांति के दिन क्रांति साइन करवा ली थी, ये बात ज़रूर कन्फर्म्ड है दिलीप साहब से। दिलीप साहब राज कपूर की दोस्ती के बारे में तो हमने बात की है। दिलीप साहब और राज कपूर एक फिल्म उन्होंने साथ में की थी, अंदाज़, जहाँ पर वो थोड़ा नाराज़ हो गए थे दिलीप साहब की। उनका रोल जो है वो राज कपूर ने छोटा करवा दिया है, या उनका रोल उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने राज कपूर की फिल्म संगम करने से मना कर दिया था, जिस रोल को बाद में राजेंद्र कुमार को दिया गया। तो वो राज कपूर की फिल्म उन्होंने इसलिए मना कर दी थी, जबकि दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। एक और फिल्म थी गुरदत्त की फिल्म प्यासा में जो रोल गुरदत्त ने निभाया था, वो रोल पहले दिलीप कुमार साहब को ऑफर हुआ था। गुरदत्त साहब ने जाके दिलीप साहब को पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाई थी। उसी टाइम पर नया दौर फिल्म की भी बातचीत चल रही थी BR चोपड़ा से। तो जिस दिन शूटिंग का पहला दिन था प्यासा का, उस दिन दिलीप साहब आए ही नहीं। वो BR चोपड़ा के ऑफिस में बैठ के नया दौर की स्टोरी पे डिस्कशन कर रहे थे। इस बात पर गुरदत्त बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी दिलीप कुमार की, और फिर उन्होंने वो रोल खुद निभाया। और आप प्यासा की स्टोरी आप जानते हैं आगे क्या हुआ। एक
कमाल का वाकया है जो दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो है डायरेक्टर डेविड लीन का। डायरेक्टर डेविड लीन मैकेनास गोल्ड और लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया उनका एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसमें वो चाहते थे कि एक अरेबिक लुकिंग ऑथेंटिक से आदमी को कास्ट किया जाए, किसी यूरोपियन एक्टर को कास्ट नहीं किया जाए। डेविड लीन की चौथी बीवी इंडियन थी और इस वजह से उन्हें थोड़ा इंडियन कल्चर का और थोड़ा इंडियन लुक्स का अंदाज़ा था, तो इस वजह से वो बात करते करते दिलीप कुमार साहब तक पहुँचे। दिलीप कुमार साहब ने उनकी स्टोरी सुनी और तब उनको लगा कि यार मैं इनके सेट पर जाऊँगा, सब गोरे अंग्रेज़ हैं, मैं एक आउटसाइडर की तरह फील करूँगा। सिर्फ आउटसाइडर की तरफ फील नहीं करना पड़े, इसलिए उन्होंने डेविड लीन की लॉरेंस ऑफ अरेबिया ठुकरा दी और इस तरह से हॉलीवुड में उनका डेब्यू रह गया। वो रोल बाद में उमर शरीफ ने किया था और उमर शरीफ का पूरा करियर जो है उस फिल्म से कम्प्लीटली चेंज हो गया। सो अ लॉस फॉर हॉलीवुड इन अ वे, लेकिन दिलीप साहब की अपनी थिंकिंग थी और वो उस पर टिके रहे। एक दिलीप कुमार साहब की पर्सनल लाइफ का किस्सा ये भी रहा है कि सबसे पहले जिनसे उनको मोहब्बत हुई थी वो थी उनकी को एक्टर कामिनी कौशल। उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था, दोनों ने साथ में कई फिल्में की। प्यार कुछ इतना पवित्र था कि वो एक दूसरे के सेट पर जाकर बैठे रहते थे और एक दूसरे को देखते रहते थे। ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, तो वो जिस लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में दोनों एक साथ चढ़ते थे और उस ट्रेन के डब्बे के सफ़र के दौरान जितनी बात होती थी बस उतनी मोहब्बत होती थी। अनफॉर्चुनेटली कामिनी कौशल की बड़ी बहन की हो गई डेथ। उनकी 2 बेटियां थी और उस ज़माने में रिवाज होता था कि अगर बड़ी बहन की डेथ हो जाए तो छोटी बहन की शादी उनके हस्बैंड से कर दी जाती है। तो कामिनी कौशल को अपनी भांजियों की खातिर अपने जीजा से शादी करनी पड़ी और फिर दिलीप कुमार और उनके बीच में एक ये बड़ा ब्रेक आ गया। दिलीप कुमार साहब बहुत टूट गए थे इस टाइम पे, लेकिन रिश्तों की मर्यादा कोई चीज़ होती थी उन दिनों, तो दोनों ने कभी इस बारे में आगे कभी बात नहीं की। बहुत सालों बाद मधुबाला के साथ दिलीप साहब का एक बड़ा लंबा अफेयर रहा। 9 साल तक दोनों का प्यार चलता रहा। सगाई भी हो गई थी, दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते जुलते थे और एक शादी की तारीख के ऊपर कोई बात बन नहीं पा रही थी। नया दौर फिल्म के लिए मधुबाला को साइन किया गया था और उसकी शूटिंग होनी थी ग्वालियर में। उसके पहले एक फिल्म की वहाँ शूटिंग हो रही थी ग्वालियर में, जब बहुत सारे हुड़दंगी उस सेट पर आ गए थे। उन्होंने सेट तोड़ दिया था और हीरोइंस के कपड़े फाड़ दिए थे, लोगों से बदतमीजी की थी। तो मधुबाला के फादर जो थे अताउल्ला खान साहब, उन्हें थोड़ा डर लगा और उन्होंने पीआर चोपड़ा जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनसे कहा कि ग्वालियर के बजाय आप महाबलेश्वर में शूटिंग कर लीजिए, ग्वालियर तो हमारी बिटिया नहीं जाएगी और नहीं तो ये फिल्म को आप ड्रॉप कर दीजिए। बी.आर. चोपड़ा फिल्म मेकर बनने से पहले एक लॉयर थे, उन्होंने मौका देखा और मधुबाला और उनके फादर पे केस कर दिया। अब दिलीप कुमार साहब हीरो थे, मधुबाला उनकी प्रेमिका थी और बड़ा एक धर्म संकट का माहौल था। लेकिन कोर्ट में दिलीप कुमार साहब ने ये कहा कि ये बात सच है कि मैं मधुबाला से बहुत प्यार करता हूँ और ताजिंदगी करता रहूँगा, लेकिन ये बात प्रिंसिपल की है, इसलिए मैं प्रोड्यूसर के साथ खड़ा हूँ, प्रोड्यूसर जो कहेंगे मैं उनकी बात मानता हूँ। इस बात से मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। मधुबाला को लगा कि दिलीप कुमार साहब उनके फादर की बेइज्जती कर रहे हैं और दिलीप कुमार साहब को लगा कि जो प्रिंसिपली ठीक बात है वो वही ठीक रहेगी, वो उसी पर टिके रहेंगे। प्लस उन्हें ये भी एक आइडिया था कि वो पठान हैं, जब तक वो सेट पर हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई मधुबाला की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन खैर वो एक झगड़ा हुआ, दोनों बाद में मिलते रहे और मधुबाला ने कोशिश की कि वो दिलीप साहब को मना ले और ये उन्होंने कहा भी कि आप घर आइए और अब्बा से माफ़ी मांग लीजिए और बात को ख़त्म कीजिए। और दिलीप साहब का कहना था कि तुम अब्बा को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, हम आज शादी कर लेंगे। लेकिन वो मामला कहीं बना नहीं। 2 बड़े कलाकार, दोनों के अपने अपने ईगो थे और वो कहीं टकरा गए और वो रिश्ता ख़त्म हो गया। रिबाउंड पर मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली थी, ये एक अलग फैक्टर है, और दिलीप साहब हमेशा की तरह अकेले रह गए थे। इस दौरान नया दौर फिल्म बन रही थी जो, तो वैजयंती माला उसकी हीरोइन थी। वहाँ पर वैजयंती माला के साथ भी उनकी नज़दीकियाँ मानी जाती है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्डेड किस्सा नहीं है कि वैजयंती माला और दिलीप कुमार के बीच में कोई अफेयर था। उन्होंने वैजयंती माला के साथ भी फिल्में की, लेकिन राम और शाम के टाइम पर उन्होंने वैजयंती माला के बजाय वहीदा रहमान को लेने की बात कही, तो वैजयंती माला उनसे नाराज़ हो गई और फिर उन्होंने कभी फिल्म दिलीप कुमार साहब के साथ नहीं की। फिर दिलीप साहब की शादी जो है वो सायरा जी के साथ हो गई और एक
पूरी कहानी वहाँ से बदलती चली गई। सायरा जी के साथ उनकी शादी बहुत लंबी चली, अच्छी चली, और इस ड्यूरेशन में एक बार वो हैदराबाद गए थे अपनी बहनों के पास, और वहाँ पर एक क्रिकेट मैच में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहाँ उनकी मुलाकात एक शादीशुदा औरत थी हैदराबाद की, अस्मा बेगम, उनसे मुलाकात हुई। दिलीप कुमार साहब ने भी कभी इस बारे में बहुत खुल के बात नहीं की, लेकिन सरप्राइजिंगली दिलीप साहब ने अस्मा बेगम से शादी कर ली, और इस शादी की खबर अखबारों में छप गई। सायरा बानो और उनकी माँ नाराज़ हो गई। दिलीप साहब को भी एहसास हुआ कि उनसे शायद गलती हो गई है, और पर वो कुछ कर नहीं सकते थे, उन्होंने ऑलरेडी ये कदम उठा लिया था। अस्मा बेगम जो थी, जिनसे उनकी शादी हुई थी, वो बड़ी ही रंगीन मिजाज औरत थी। उन्होंने दिलीप कुमार से शादी की और उसका बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन उनके अपने जो अफेयर्स चल रहे थे वो ख़त्म नहीं हुए थे। दिलीप कुमार साहब वापस बम्बई लौटे, बड़ा डिप्रेशन का माहौल था, घर में माहौल ठीक नहीं था। सायरा घर छोड़ कर जाने की बात कर रही थी, तलाक तक बात पहुंच गई थी। दिलीप कुमार साहब के जो दोस्त थे प्राण, उनकी वाइफ और B.R. चोपड़ा साहब की वाइफ जो थी, वो सायरा का सपोर्ट कर रही थी, और उन्होंने दिलीप साहब से बात करना बंद कर दिया था। तो बड़ा टेंस माहौल था, लेकिन दिलीप साहब ने सायरा को फ़ोन करके बुलाया, उनसे बात की और उनसे कहा कि मुझसे गलती हुई है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन लेट मी अश्योर यू कि इस गलती को मैं बहुत जल्दी सुधार लूँगा अगर तुम मेरा साथ दोगी। सायरा जी को दिलीप कुमार साहब से बहुत प्रेम था, ये तो हमने आने वाले कई सालों में देख ही लिया, लेकिन उस वक्त सायरा जी का उन पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात थी। विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वो डिवोर्स अस्मा बेगम से दिलीप साहब ने लिया, और सायरा बानो के साथ उनकी ज़िंदगी फिर से शुरू हुई। उस दिन के बाद से हर बार दिलीप जी के आगे सायरा बानो खड़ी रहीं। वो उनकी सेनापति रहीं, वो उनकी दोस्त रहीं, वो उनकी कॉन्फिडेंट रहीं, वो उनके लिए सावित्री बनकर सामने आई। जब जब दिलीप साहब हॉस्पिटल गए, और पिछले 3-4 सालों में ऐसा कई बार हुआ कि कभी लंग इन्फेक्शन की वजह से, कभी कंजेशन की वजह से, कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से दिलीप कुमार साहब को हॉस्पिटलाइज करते रहना पड़ा, लेकिन एक वॉरियर की तरह वो खड़ी रहीं हमेशा, एक नर्स की तरह उन्होंने काम किया दिलीप साहब के लिए। और आप अगर पिछले कुछ सालों के उनके वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब रूम में पहले जब दिलीप साहब के पास विजिटर्स अलाउड थे, तो लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, उनसे हालचाल पूछने के लिए, तो थोड़ी देर के बाद दिलीप साहब बड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगते थे, और उनकी आंखें जो है वो सायरा को ढूंढने लगती थी। और सायरा जी उस रूम में रहती थी, लेकिन उनके सामने नहीं होती थी, पर उनकी नज़र सायरा जी की दिलीप साहब पर ही होती थी। जैसे ही उन्हें लगता था कि दिलीप साहब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, वो तुरंत उठ के उनके पास पहुंचती थी, उनके सिरहाने पहुंचती थी, उनका हाथ अपने हाथ में लेती थी। दिलीप साहब बहुत सारी चीज़ें फील करना आखिर के दिनों में बंद कर चुके थे, लेकिन जैसे ही सायरा उनका हाथ पकड़ती थी, उनके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती थी, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, और वो सायरा की तरफ गर्दन घुमा के देखते थे, और उन्हें एक बहुत बड़ा एश्योरेंस मिलता था। उनकी जो नज़र सायरा जी पर उस वक्त पड़ती थी, वो कुछ इस कदर थी कि जिस दिलीप कुमार की नज़र पाने के लिए हिंदुस्तान की लाखों लड़कियां दीवानी थी, वो सारी की सारी नज़र जो है वो एक ही औरत के लिए रिजर्व थी, और वो थी सायरा बानो। आज दिलीप साहब का देहावसान हो गया है, सायरा जी अकेली हो गई हैं। उन्होंने इतने साल जो लड़ाई लड़ी दिलीप साहब के लिए, वो आज वो हार गई हैं एक तरीके से, लेकिन 98 की उम्र में भी अपने उम्र से 22 साल बड़े आदमी के साथ उन्होंने जो रिश्ता निभाया है, वो मेरे ख्याल से श्री फरहाद, लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसी सारी कहानियों से बड़ा रिश्ता है। इस रिश्ते का शायद हम कोई डेफिनेशन तरीके से ना दे पाए, हम उन्हें सत्यवान सावित्री से कंपेयर कर सकते हैं या किसी और फेबल से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो दिलीप साहब जब सायरा जी को देखते थे, और जो उनकी नज़र होती थी सायरा जी की चेहरे पर जब जाके टिकती थी, और एक जो एश्योरेंस की फीलिंग आती थी, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो किसी भी कपल के अंदर वो फीलिंग देखने को नहीं मिली है। दिलीप कुमार साहब को हम ईयरशॉट की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अभिनेता जिन्होंने हॉलीवुड का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें आउटसाइडर फील हो रहा था। एक ऐसा अभिनेता जिसको देखकर बड़े बड़े एक्टर्स कसमें खाते हैं कि हमने दिलीप साहब को देख के एक्टिंग करना सीखी है। उनकी स्कूल ऑफ एक्टिंग में मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, बहुत सारे लोगों की एक पूरी फहरिस्त है जो दिलीप साहब की नकल करते करते आगे बढ़े हैं। लेकिन दिलीप कुमार जैसा न पहले कोई हुआ है, न आगे कोई होगा, इस बात की गारंटी ली जा सकती है। उन्होंने एक फिल्म की थी मधुमती, जिसमें 2 लाइनें थी जो बड़ी मज़ेदार थी, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो बड़ी मौजूद भी हैं कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि हम खो न जाएं कहीं।
तो आज इस सुहाने सफ़र में, इस हसीन मौसम में हमने हिंदुस्तान के सबसे बड़े सितारे, हिंदुस्तान के पहले खान को खो दिया है। तो ये जो डर है वो आज सच साबित हो गया है। ईयरशॉट की तरफ से दिलीप कुमार साहब को, पद्म विभूषण दिलीप कुमार साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि।